हेलो बच्चों, क्लास 7 के सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम आप लोगों को कल इस्लाम के भारत आगमन लेसन पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस्लाम का भारत में आगमन कब और किन कारणों से हुआ। सबसे पहला कारण जो हमने आप लोगों को बताया था कि भारत में तुर्क आक्रमण के द्वारा इस्लाम धर्म की लोगों को जानकारी हुई। तो अब आपको पहले ये मालूम होना ज़रूरी है कि तुर्कों का आक्रमण आखिर उस समय भारत में क्यों हुआ। इसका कारण ये था कि उस समय उत्तर भारत में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा था। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपस में युद्ध करते थे और राज्य विस्तार में लगे रहते थे। इसके साथ ही समाज में भी जाति पात भेदभाव के बंधन थे और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उस समय तुर्कों ने अपना राज्य भारत में फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। भारत में सबसे पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ वो था अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गजनी का तुर्क शासक महमूद गजनवी, जिसने कि सबसे पहले भारत में तुर्क आक्रमण किया। हालांकि इसका उद्देश्य भारत में अपना राज्य बनाना या राज्य विस्तार करना नहीं था। ये तो केवल धन जुटाने की कोशिश के लिए भारत पर आक्रमण करता था। इसने अपनी सेना को बनाने के लिए धन चाहिए था और उसके लिए इसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। इसने उन मंदिरों और बौद्ध मठों को लूटा और तोड़ा जिसमें बहुत सा धन दौलत इकट्ठा थी, और ये वहाँ से धन दौलत ले करके अपने राज्य वापस हो जाता था। इसने सन 1000 से लेकर 1025 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाद में इस आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने के प्रयासों से हुआ। हाँ बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के सामने देखिए 950 से 1250 के बीच के भारत के प्रमुख राजवंशों का मानचित्र दिया है। इस चित्र को देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि संपूर्ण भारत में कितने छोटे शासक और वंश शासन करते थे, और इसी का फ़ायदा विदेशी आक्रमणकारियों को मिल जाता था, जिसकी वजह से तुर्क आक्रमण हुए। उसी समय पर जिस समय पर ही हमारे यहाँ ये आक्रमण हो रहे थे, उस समय अलबरूनी नामक एक मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था जो कि भारत आया और उसने यहाँ पर रहकर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, महमूद गजनवी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मोहम्मद गोरी का रहा। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का शासक था। उसने गजनी पर 1173 से 74 में अधिकार कर लिया और अब मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के राजा चालुक्य वंश के जो कि थे, उन्होंने मूल राज्य ने अपनी सासी माँ के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट उसे पराजित किया। ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। इसके बाद गोरी ने अपने आक्रमण का रास्ता बदल दिया। अब वो गुजरात के स्थान पर पंजाब की ओर से आक्रमण करने लगा और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर अपने अधिकार। संपूर्ण पंजाब को जीतने के बाद उसकी सीमाएं दिल्ली और अजमेर से छूने लगी। दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान उस समय शासक थे, जिनका कि चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहम्मद गोरी ने इसके बाद पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और योगी सेना नायक था और मोहम्मद गोरी ने पहला युद्ध तराइन के मैदान में
हरियाणा के करनाल जिले में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ा, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और वो जान बचाकर भागा। लेकिन मोहम्मद गोरी एक तुरंत हार मानने वाला नहीं था। वो 1 साल तक शांत रहा और उसने उस बीच में अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। नीचे देखिए बच्चों, आपके सामने चित्र में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेना के बीच तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध का चित्र दिखाया गया है। साल भर बाद मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। इस बार तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसको बंदी बना लिया गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद कन्नौज के शासक जयचंद से 1194 ईस्वी में युद्ध किया और उसको चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था और ये जो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये हमारे भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि मोहम्मद गोरी की इस जीत ने तुर्कों के लिए भारत आने का पूरा रास्ता खोल दिया और इस प्रकार यहाँ पर सल्तनत काल की शुरुआत हुई। सल्तनत काल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि गजनी के शासकों को सुल्तान बोला जाता था और उन्होंने ही यहाँ पर ये आक्रमण करके यहाँ पर तुर्कों के राज्य की शुरुआत की थी। अब तुर्क आखिर क्यों जीते, इसका कुछ कारण होगा। इसके इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं, जैसे राजपूत राजाओं में एकता का भाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना। इन सभी कारणों से हमारे भारतीय राजा हार गए और तुर्क आक्रमणकारी जीत गए, जिन्होंने इसके बाद भारत में अपना शासन स्थापित किया और लंबे वर्षों तक भारत में इन मुस्लिम शासकों का शासन काल रहा। इसमें बच्चों 2 नए शब्द आप लोगों ने सुने हैं, जिनके बारे में आपके लेसन में दिया गया, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला शब्द आता है तुर्क। आप सोचते होंगे तुर्क क्या है? ये तुर्क मध्य एशिया एवं तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति है। दूसरा शब्द आपने हिजरत पढ़ा है। हिजरत के बारे में पहले बताया गया है कि जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो वो घटना हिजरत कहलाती है। इसके बाद बच्चों हम आपको लेसन का PDF भेज रहे हैं, जिसको ध्यान से पढ़िएगा। कल मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।